हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पासबुक के हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे और हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। 12th नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 12 और 13 14। ठीक है, तो 12 और 13 दोनों क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद हम पासबुक के ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे और जितनी जल्दी हो इस चैप्टर को फिनिश करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बहुत दिक्कत आ रही है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पासबुक का क्वेश्चन है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस बोला है, क्रेडिट बैलेंस बोला है, सिर्फ बैलेंस बोला है, तो कहां लिखेंगे? प्लस में। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक मैंने 10,000 लिख दिया है और मैं आपको समझाने के लिए हमेशा क्या करती हूं, इधर लिखती हूं कैश बुक और इस साइड लिखती हूं मैं पासबुक। ठीक है, क्या समझाया था मैंने कि हमारे पास अभी कौन सा बैलेंस है? पासबुक। तो हम जो भी ऐड लेस कर सकते हैं वो पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं। सबसे पहले चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने एक चेक बैंक में भेजा, तो बैंक में जैसे ही आपने एक चेक भेजा, डिपॉजिट किया, तो आपका बैलेंस क्या हो गया होगा? इंक्रीज। तो पासबुक में कितने रुपए से जमा हुआ? वो 500 रुपए से। बट नो एंट्री वॉज पास इन कैश बुक। देखिए, आपके पास चेक आया, आपने चेक को बैंक में भेजा, बैंक में पैसे बढ़ गए क्योंकि चेक डिपॉजिट हो गया है, तो बैंक में अमाउंट बढ़ गया, बट हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की। तो आप कह सकते हो कि मैम कैश बुक में एंट्री कर दो, वो तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अभी कौन सी बुक है? पासबुक। मैं कैश बुक में कुछ भी नहीं कर सकती हूं, तो यहां का बैलेंस तो कुछ नहीं है, जीरो है, तो मुझे पासबुक का बैलेंस भी जीरो करना होगा। तो जो ये प्लस 500 थे, मैं इसे वापस क्या कर दूंगी? माइनस 500। बैंक में पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं थी और मैं कैश बुक में एंट्री कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अभी पासबुक है। तो जो मेरा अमाउंट बढ़ा हुआ था मैं उसी को वापस कम कर दूंगी। तो फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वॉज पास इन कैश बुक। ये तो आप लिख ही सकते हैं। 500 रुपए मुझे क्या करने होंगे? माइनस। अच्छा, वो एक अलग होता है जिसमें हम चेक डिपॉजिट करते हैं और बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, तो वहां माइनस होता और फिर उसका अपोजिट प्लस होता। पर फिलहाल चेक बैंक में जमा हो चुका है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया था। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब देखिए, आपके पास चेक रिसीव्ड हुआ, इंटर्ड हुआ, कैश बुक में आपने एंट्री कर भी रखी है। ठीक है, ये कैश बुक में आपने एंट्री की भी है, लेकिन बैंक में नॉट सेंड टू बैंक, बट आपने उसको बैंक में भेजा ही नहीं। आपने उसको बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ क्या? नहीं ना। आपके पास चेक रिसीव्ड हुआ, चेक रिसीव्ड इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब मैंने कैश बुक का तो बैलेंस इंक्रीज कर लिया, बट पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ ही नहीं, तो मुझे पासबुक का बैलेंस, हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कि कैश बुक में माइनस कर दो मैम, वो तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पासबुक है। तो यदि कैश बुक में मेरा बैलेंस मैंने इंक्रीज कर रखा है, तो मुझे पासबुक में भी अपना बैलेंस क्या कर देना है? इंक्रीज, यानी कि प्लस। हर कंडीशन में मुझे ये वाला और ये वाला दोनों क्या होना चाहिए? सेम। अगर कैश बुक में इंक्रीज हो गया है तो मैं पासबुक में भी क्या कर दूंगी? इंक्रीज। तो 1200 प्लस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम के 800 रुपए पेमेंट किए, तो 800 रुपए से मेरा बैंक का अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज। बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ मेरा बैंक का बैलेंस कम हुआ है। तो ये आ गया दोनों में डिफरेंस। कैश बुक में 0 है तो मुझे पासबुक में भी क्या करना होगा, 0। तो ये जो -800 है मैं इसे वापस क्या कर दूंगी, +800। और दूसरा लॉजिक जो भी हम कैश बुक में करते हैं, यदि पासबुक का क्वेश्चन हो तो हम अपोजिट करते हैं। आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ था तो मुझे वापस उसको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि फिलहाल कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो मैं 800 प्लस कर दूंगी। तो अब बहुत अच्छा पॉइंट आया है, बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। पहले मैं आपको इसको समझाती हूं। देखिए, बैंक जब भी चार्जेस काटती है तो बैंक ने 20 रुपए काटे होंगे, ठीक। तो बैंक का जो बैलेंस है वो कितने रुपए से कम हुआ, 20। लेकिन कैश बुक में मैंने 2 बार माइनस कर दिया। जो भी कैश बुक बना रहा होगा, अकाउंटेंट हुआ या जो भी पर्सन है, उसने कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिया। तो कैश बुक में कितने माइनस हो गए बेटा, 40। लेकिन पासबुक में केवल कितने माइनस हुए हैं, 20। अब मुझे दोनों तरफ को इक्वल करना है, तो मैं पासबुक में भी -20 और कर दूंगी, ताकि इधर भी कितना हो जाए, -40। बैंक में 1 बार माइनस हुए, बट कैश बुक में हमने कितनी बार लिख रखे थे, 2 बार। तो इसलिए इधर कैश बुक में 40 से हमारा बैलेंस कम हुआ है, तो मुझे बैंक में भी 40 से बैलेंस कम करना होगा। तो मैं 20 रुपीज माइनस करूंगी, क्योंकि 20 ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। तो मैं 20 रुपीज माइनस करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। आप फिर से देखेंगे, हमारे पास चेक आया और मैंने 2 बार कैश बुक में लिख लिया। मैंने कैश बुक में 2 बार प्लस कर लिया। जब कोई चेक आता है तो आपने उसकी एंट्री की, तो 1000 और 1000, आपने कैश बुक को कितने से इंक्रीज कर दिया, 2000 से। लेकिन बैंक में तो वो केवल एक ही बार, बैंक पासबुक में तो वो केवल कितनी बार गया होगा, एक ही बार गया होगा, है ना। आप कोई चेक आपको मिलता है और आप उसे बैंक में भेजते हो, तो 1000 से चेक आया, तो 1000 से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन आपने चेक बुक, जो चेक था वो कैश बुक में 2 बार लिख दिया, मतलब आपने 1000 रुपए की जगह 2000 बढ़ा दिए। तो अब आपको क्या करना होगा, 1000 से तो इंक्रीज है, 1000 से मुझे और ये वाला बैलेंस बढ़ा करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों तरफ इक्वल होगा, ठीक है। तो जहां पे भी ये ट्वाइस वाली बात हो, वहां पे आप थोड़ा सा समझ के करिएगा कि कैश बुक में कितनी बार लिखा है और पासबुक में कितनी बार लिखा है, और जितने से डिफरेंस हो वो अमाउंट लिखिएगा। तो कितने रुपए से बेटा, 1000 रुपए से मुझे अपना बैंक का बैलेंस सिर्फ इंक्रीज करना है। लास्ट पॉइंट, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, मतलब कोई बिल था जिसका पेमेंट हुआ था, लेकिन वो पेमेंट, आपको मैंने इसकी थ्योरी पूरा कंसेप्ट समझाया है कि किसी पर्सन ने बिल दिया होगा, मेरे पास बिल रिसीवेबल होगा, मैंने उसका पेमेंट बैंक से ले लिया, ठीक है। अब टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद सामने वाला व्यक्ति बिल का पेमेंट करता, बट उसने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो बैंक आपके खाते में से पैसे काटती है।
उसको कहते हैं बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, क्योंकि उस व्यक्ति ने तो पैसे नहीं दिए, तो बैंक आपके खाते में से पैसे कट करेगी। कितने रुपए? 5,000 रुपए। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो बैंक आपके खाते में से, आपके अकाउंट में से पैसे कट करेगी। लेकिन कैश बुक में फिलहाल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की कोई एंट्री नहीं है। कैश बुक में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड की कोई एंट्री नहीं है, तो ये बैलेंस में फिर डिफरेंस आ गया। तो मुझे ये वापस से क्या करना पड़ेगा? प्लस। मैं फिर से 5,000 रुपए प्लस करूंगी ताकि दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल हो जाए। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर कितने रुपए से बेटा? 5,000 से मैं प्लस करूंगी। कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम आंसर्स निकालते हैं प्लस करके। $10,000, 1,200 और 8 2,000 और ये 5 और 1 6,000। टोटल हुआ इधर 18,000। 18,000 में से 520 माइनस हुए हैं 17,480। ये आपका आंसर आ गया बेटा, 17,480। 18,000 ऊपर लिखा था बैलेंस एज पर पासबुक, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। बहुत सिंपल है। अगर कैश बुक से पासबुक पे जाते हैं तो हम जो चीजें प्लस करते थे और माइनस, तो पासबुक में वो अपोजिट होती है। लेकिन अपोजिट क्यों होती है, मैं आपको एक एक आइटम डिटेल में बता रही हूं, ताकि यदि आप 4 या 5 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट होगा। मैं आपको कोई भी चीज रटाना नहीं चाहती। इवन मैं 11th 12th और आगे चलकर कॉलेजेस के लिए भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, BBA BCom सभी, कॉस्ट, कॉर्पोरेट, लेकिन उसके लिए मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिएगा। फिलहाल मैं 11th और 12th पे कंसीडर कर रही हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं। तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे चलकर और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। ओके, बाय।